हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो डियर, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अलग तरीके का वीडियो। ये है मेरी प्रयागराज यात्रा का वीडियो। अब इस श्राद्ध पक्ष में अगर मैं प्रयागराज की यात्रा पे हूँ तो फिर ये कोई विशेष ही रीज़न होगा। ये सब तो आप समझ ही गए होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट ईयर मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे थे, तो उनकी अस्थियों का विसर्जन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके चलते नहीं हो पाया था। तो वो करने के लिए हम श्राद्ध पक्ष में प्रयागराज की यात्रा पे गए हैं। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है और सिर्फ ये जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। अदरवाइज़ वहाँ हमें इतनी फुर्सत नहीं थी और ना ही ऐसी वहाँ पे सिचुएशन थी कि हम ब्लॉग वगैरह शूट करते, या कुछ ऐसा नहीं है इसमें। तो जस्ट मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाह रही हूँ, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी हर किसी के साथ ऐसी परिस्थितियाँ आ ही जाती हैं, या जिन्हें भी प्रयागराज जाना पड़े, चाहे वो किसी भी रीजन से जाना पड़े, तो उनके लिए कुछ ये हेल्पफुल हो जाए अगर आप पहली बार वहाँ जा रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पंडाल में श्राद्ध पक्ष के दिनों में जो पिंडदान, तर्पण और अस्थि विसर्जन, मतलब जो भी जिस उद्देश्य से आया है, जो भी क्रियाएं हैं, वो कुछ इस तरह से संपन्न कराई जाती हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है इस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, मतलब बिल्कुल अलग ही नज़ारा था हम लोगों के लिए। तो बस मैंने ज़रा सी एक क्लिप शूट की है वहाँ की, दिखा देना, तो आप इसे देख के समझ जाएंगे। इस तरह से समूह में बिठा के, या फिर आप अकेले करना चाहें तो भी इस तरीके से पूरी विधि संपन्न कराई जाती है जो यहाँ के पंडित हैं उन लोगों के द्वारा। और तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ। आपको प्रयागराज की यात्रा करने के लिए सबसे पहले तो अपना रिजर्वेशन करा लेना चाहिए और होटल रूम बुक कर लेना चाहिए। ये सभी को पता है, लेकिन यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ 15-16 घंटे का ट्रैवल करने के बाद बाई ट्रेन हम पहुँचे प्रयागराज, और उसके बाद होटल वगैरह सब बुक किया हुआ था। उसके बाद भी इतने रिक्शे वाले आपके स्टेशन से बाहर निकलते ही पीछे पड़ जाते हैं, और वो तरह तरह की डील्स आपके सामने रखते हैं, और आपको बहुत सारे होटल भी दिखाते हैं, बिकॉज़ उनका भी कमीशन उसमें जुड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं, बहुत हेक्टिक हो जाती हैं। और अगर आपने पहले से ही बुक किया हुआ है तो आप उनको क्लियर बता सकते हो, बट उसके बाद भी उन्हें नहीं मानना है। वो तो आपको जो है अपनी अपना सजेस्ट किया हुआ होटल लेने को कहेंगे, जिससे कि उनका कमीशन बने। तो कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को आपको वहाँ मिलेंगी। अदरवाइज़ वहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं। वहाँ की भाषा, बोली सब इतनी प्यारी, इतनी मीठी है कि आप चाह कर भी उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद आप सुबह होते ही पहुँच जाते हैं अर्ली मॉर्निंग त्रिवेणी संगम में। जी हाँ, जिसके लिए प्रयागराज विख्यात है, त्रिवेणी संगम के लिए, जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती जो कि अदृश्य रूप में हैं, तीनों नदियों का संगम स्थल है ये। फिर यहाँ पे शुरू होती है असली पार्किंग, क्योंकि आपको बोट पे बैठ के और जो भी पूजा पाठ होनी है, श्राद्ध तर्पण वगैरह करना है या विसर्जन करना है अस्थियों का, तो इन सब विधियों के लिए, और आपको वो नाव पे बिठा के ले जाने के लिए, और वहाँ आपको नहाने के लिए, मतलब इन सब चीज़ों का अलग अलग चार्ज होता है। और वो लोग आपको बहुत, मतलब 4-5 गुना 10 गुना ज़्यादा प्राइस बताएंगे, बट आपको अच्छे से बार्गेनिंग करनी ज़रूरी है। और अगर आपको ये सब नहीं आता, इन सब चीज़ों से बचना है, तो एक सिंपल सी चीज़ करें जो कि हम लोगों ने भी की है। वो क्या है कि आप अपने गांव वालों से, अपने शहर वालों से, अपने आस पड़ोस के इलाके में लोगों से, अपने रिश्तेदारों से पता करें कि वहाँ से वो लोग किस पंडित जी के पास या किस पंडे के पास जाते हैं। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कार्ड वगैरह सब रहता है, तो आप उनसे संपर्क कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उन्हें कॉल कर लीजिए, वो खुद आपको पिक करने आ जाएंगे, और इजीली वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। बहुत ही मतलब कोई बार्गिंग नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से विधि विधान से सब संपन्न हो जाएगा। और दक्षिणा वगैरह आप अपने सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं उन्हें।
बाकी बहुत तरीके के 14 या 16 तरह के दान होते हैं, स्वर्ण दान, गौदान, भूमि दान, मतलब बहुत तरीके के दान होते हैं। तो उन सब का वो इकट्ठा एक अमाउंट होता है दक्षिणा के रूप में जो आपको देना होता है। अगर जिस तरह से आप अपने कांटेक्ट में किसी पंडित जी के पास जाएंगे जो आपके इलाके में आते जाते हैं, जिनसे सभी लोग वहाँ के सारे कर्मकांड करवाते हैं, तो बहुत कम रेट में ये सब हो जाएगा और आप किसी झंझट से बच जाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से सारी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले आपको घाट पे जा कर के अपने पंडित जी से संपर्क करना होता है, और या फिर किसी पंडित से तय कर लेना चाहिए पहले से ही कि आप कितना अमाउंट उनको पे कर सकते हैं, मतलब कितने में सारी विधियां संपन्न होंगी। उसमें नाव का भी चार्ज रहता है, यानी बोट पे आप बैठ के जाएंगे, वहाँ नहाने के एक पटरा उन्होंने लगा रखा होता है, उस पर नहाने को मिलता है, तो वो उसका भी चार्ज लेते हैं। अगर आपने उनसे कुछ चढ़ाने के लिए ले लिया तो उस चीज़ के भी चार्जेस होंगे। और इसके अलावा जो भी विधि संपन्न कराई जाती है उसका भी चार्ज रहता है। और इसके अदर भी कोई अगर आपको कुछ और भी चार्जेस बता दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के लोग हैं और बहुत तरह तरह की बातें होती हैं। जिनको जैसा क्लाइंट मिल जाता है वो उस तरीके से वो चीज़ें करते हैं, तो आपके ठगे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए कृपया अपने जानकारी वालों से पता कर लें, उसी पंडित से मिलें और उन्हीं से विधि संपन्न कराएं, तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जिस भी कर्मकांड को करने के लिए वहाँ गए हैं उसकी विधि संपन्न कराई जाती है। घाट पे ही पूजा कराई जाती है भूमि पे बैठ कर के, और जिस व्यक्ति को ये सब करना है तो उसके हाथों से ही पूजन संपन्न कराया जाता है मंत्रोच्चार के द्वारा, विधि विधान से। उसके बाद उस व्यक्ति को अपने बाल दान करने होते हैं, अर्थात उनका मुंडन किया जाता है। और उसके बाद जाकर के नाव में बैठ कर के थोड़ा अंदर की तरफ गंगा जी में जाके जो अस्थियां विसर्जन करनी है तो वो विसर्जित कर दी जाती हैं। उसके बाद वहीं पे स्नान करना होता है। गंगा स्नान करने के बाद वहाँ पे आप फूल वगैरह सब साथ में ले जाते हैं, जो घाट पे बिकते हैं आपको मिल जाएंगे। आप गंगा जी की आरती पूजन वगैरह कर सकते हो, और फिर वहाँ से लौट करके फिर आप अपने पंडित जी को जो है दक्षिणा वगैरह और सब चीज़ों का अमाउंट पे कर सकते हो जो भी आपका तय हुआ है। या फिर अगर वो कोई मोल भाव नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि महिलाओं के नहाने के लिए या चेंजिंग रूम जैसी कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो आपको फिर खुले में ही चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो गंगा स्नान से वंचित रह गई, जस्ट हाथ मुँह धो लिया और जल वगैरह छिड़क लिया। तो जब मैंने इस बारे में पता किया घाट पे तो फिर पता चला मुझे कि जनवरी में जब मकर संक्रांति, गंगा स्नान और मौनी अमावस्या वगैरह जब बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं तो यहाँ पे स्पेशल व्यवस्था की जाती है चेंजिंग रूम की महिलाओं के लिए। अदरवाइज़ पूरे साल आपको ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो मुझे लगता है, मुझे भी इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी, तो मैंने इस चीज़ को ऑप्शनल रखा था कि जैसा होगा वैसा कर लेंगे। तो फिर मुझे अपने वापस रूम पे आकर ही नहाना पड़ा, और गंगा स्नान जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है मैं उससे वंचित रह गई। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप जनवरी में जाते हैं तो फिर वहाँ सारी व्यवस्थाएं होती हैं, या फिर कुंभ मेले में जाते हैं तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। तो बहुत ज़रूरी था मुझे ये सब आप लोगों से शेयर करना, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनको इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं होगी, फ़र्स्ट टाइम जा रहे होंगे कि वहाँ क्या होगा, कैसा होगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं, या कोई बताने वाला ही नहीं होता है, नहीं पता होता है बहुत से लोगों को। तो आई होप आप लोगों को अपने क्वेश्चन मिल गए होंगे। अदरवाइज़ और कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज़ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती ही है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी है, अगर किसी तक पहुंचेगी तो उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी, तो वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।